तो बच्चों, एक बार और आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी गतिक विद्युत वाहक बल की। वो वीडियो अधूरी रह गई थी, या यूँ कह लीजिए उसका एक प्रारंभिक भाग हमने उस पर चर्चा की थी। उसके अब कुछ समस्याओं का मतलब ये है कि कुछ प्रश्न आज उस पर हम चेक करेंगे और उसकी कुछ कंडीशंस कि कब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, कब नहीं होगा। पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी कि आपके पास में अगर कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें हम कोई चालक छड़ को चलाते हैं और चालक छड़ को हमने ऐसे चलाया था पिछली बारी में, वी चाल से इधर चला रहे थे। कोई एक बल लगाया था, बाकी बल लगा करके जब इसको इधर चलाया था, इसकी लंबाई L थी और सपोज करिए इस चालक छड़ का हमने नाम दिया, जो सिरे हैं इसका नाम J दिया, इसका K दिया। तो पिछली वीडियो में ये बताया था कि इस चालक छड़ के जो सिरे हैं J और K, दोनों के बीच में एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिस विभवांतर को हमने नाम दिया था गतिक विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल कुछ और नहीं होता है बल्कि विभवांतर होता है। और ये भी देखा था फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कि जो सिरा J है इसका विभव ज़्यादा था और सिरा K है इसका विभव कम था। इसको हमने ये भी कहा था कि जब कोई चालक छड़ इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होगी तो उसको हम एक बैटरी से रिप्लेस कर देंगे। आज इसको थोड़ा सा एडवांस वर्जन देखेंगे कि कहीं अगर ये बंद कुंडली बन जाए तो विभवांतर स्थापित होगा, उस विभवांतर से इस कुंडली में धारा भी प्रवाहित हो सकती है, उस धारा को चेक करेंगे। फिर एक फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आएगा, उससे हम प्रेरित धारा की दिशा बताएंगे। वैसे लेंज के नियम से भी हम बता सकते हैं। तो ये बताया था कि इस चालक छड़ को हम किसी परिपथ में या किसी बंद कुंडली के लिए एक बैटरी की तरह ट्रीट करेंगे। बिंदु J का विभव ज़्यादा था, किससे? बिंदु J के, बिंदु ये जो सिरा K है इसके विभव से, और इसको हमने एक बैटरी से रिप्लेस किया था ऐसे कि इसका विभव ज़्यादा, J का और K का विभव कम था। पिछली वीडियो में ये बात की थी। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमने ये देखा था कि जो चालक छड़ है ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कट करते हुए चल रहा है। और कैसे कट करते हुए चल रहा है? अगर हम देखें कि जो चालक छड़ की जो चाल है भी, वो इस चालक की लंबाई L के भी लंबवत है और चुंबकीय क्षेत्र जो है उसके भी लंबवत है। ये जो क्रॉस निशान लगाए हैं हमने, इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र इस बोर्ड पे अंदर की तरफ को है। तो यहाँ हम ध्यान से देखें तो V चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ को है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, और V इस तरफ को है। दूसरी बात यह है कि जो V है वो चालक छड़ की लंबाई के भी लंबवत है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इस चालक छड़ को हम बिल्कुल ऐसे ना चला करके थोड़ा तिरछा चला दें। कैसे? उदाहरण देखिए। अच्छा, ये विद्युत वाहक बल कितना बना था इसमें? पिछली वीडियो में हमने देखा था VJK। JK का मतलब छड़ के सिरे J और K के बीच में उत्पन्न विद्युत वाहक बल आया था BV×L। हम ये कह रहे हैं दूसरा उदाहरण लेकर के कि यदि ऐसा हो जाए हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही हमने मान लिया कि ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब अंदर की तरफ है इसकी दिशा, कुछ चालक छड़ ऐसे है इस बार और इसको हम ऐसे चला रहे हैं। तो यहाँ अगर हम देखें चुंबकीय क्षेत्र और V ये तो दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। सपोज करिए ये चालक छड़ को हमने फिर वही नाम दिया J और K। V बाईं ओर इधर दाईं तरफ को है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ को है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ V और B ये तो दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, पर V और चालक छड़ की लंबाई L ये एक दूसरे के लंबवत नहीं है। यदि ऐसा कोई स्थिति आपके पास में आ जाती है और इसका विद्युत वाहक बल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इस V के घटक बना लेते हैं। पहले हमने देखा कि लंबाई L से ये V सपोज करिए थीटा कोण पे है, तो इस V के दो घटक बनाएंगे। एक घटक इस दिशा में बना लिया जो चालक छड़ की लंबाई के लंबवत होगा, दूसरा घटक इसका इधर होगा। और आपको ये जब वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ाया जाता है तब बताया जाता है कि जो थीटा के साथ वाला घटक होता है वेक्टर का, वो कोसाइन में जाता है। अगर ये V है तो ये घटक कितना हो जाएगा, V cos थीटा, और ये वाला घटक कितना हो जाएगा इधर वाला, V sin थीटा। तो जो मैंने उस वाले डायग्राम में बात बताई थी कि जो ये विद्युत वाहक बल बनता है इसमें V परपेंडिकुलर होता है किसके,
V परपेंडिकुलर होता है L के भी, और V परपेंडिकुलर होता है किसके, B के भी। अब यहाँ ध्यान से देखें अगर हम, तो V L के परपेंडिकुलर नहीं है, पर अगर हम देखें V के घटक बनाने के बाद इस लंबाई L के परपेंडिकुलर V sin थीटा है। तो अगर हम यहाँ बात करें इस वाले केस में क्या, कि जो चालक छड़ के सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा J और K सिरों के बीच में, वो कितना होगा, B, और V कौन से वाला, लंबवत घटक। इसमें तो ये पहले ही लंबवत था, इसलिए यहाँ लंबवत लिखने की जरूरत नहीं थी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि B V परपेंडिकुलर इंटू L, और लंबाई L के परपेंडिकुलर घटक कितना है, साइन थीटा। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं बी वी साइन थीटा इंटू एल, या फिर बी वी एल साइन थीटा। तो उम्मीद मैं ये करता हूँ कि ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी कि यदि किसी चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तो चल ही रहा है, पर उस चालक छड़ को ऐसे चलाएं कि जो चालक का वेग है, चालक छड़ का वेग है, वो लंबाई एल के अगर लंबवत नहीं है, तो विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा, वी वी एल साइन थीटा। जहाँ थीटा क्या है, कौन सा एंगल है, चालक छड़ का वेग और चालक छड़ की लंबाई एल, इन दोनों के बीच में बना कोण। अब अगर हम ऐसे ही एक और दूसरा डायग्राम देख लें, क्योंकि कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि जब भी हम किसी चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कराएंगे या चलाएंगे तो उस पर हर बार ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ऐसा नहीं है। अब हम ये वाला केस देखते हैं, तीसरा। सपोज करिए ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें हम किसी चालक छड़ को ऐसे गतिमान कराएं, ये इसकी लंबाई हो गई एल, सिरों के नाम हमने रख दिए जे के। इस चालक छड़ पे हम इधर को गतिमान कराएं बी। अब इसमें दो बातें हैं, क्या क्या, एक बात तो ये कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कट नहीं कर रही होगी। जब ये चालक छड़ चलेगी तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा को कट नहीं कर रही है। और याद रखना, किसी चालक छड़ के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के लिए या गतिक विद्युत वाहक बल के लिए ये बात जरूरी है कि वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कट करती हुई चले। कैसे कट करती हुई चले, जैसे हम देखते हैं घास का मैदान होता है, उसमें से घास काटते हैं दांती वगैरह से, तो घास ऐसे ऊपर की तरफ होता है, दांती उसको ऐसे कट करती हुई चलती है लंबवत। तो यदि इस प्रकार से कोई चालक छड़ कट करती हुई चलती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को, तो उस चालक छड़ के सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और वो कितना होगा, E = BVL साइन थीटा। अगर वो लंबवत नहीं चल रही है, मतलब V और L के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है, और अगर 90 डिग्री है लंबाई और चालक छड़ के वेग के बीच में 90 डिग्री कोण है, तो फिर B = BV × L हो जाएगा। अब इस वाले केस में हम देखें तो लंबाई भी इसकी L इधर को हो गई है, और V, ये तो दोनों एक ही दिशा में है, लंबवत तो है ही नहीं। तो यहाँ इस चालक छड़ के सिरों पर हम विद्युत वाहक बल की बात करें J के, ये कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि ये किसी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा को कट नहीं कर रही है, और यदि ऐसा है तो फिर इसके सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। एक चौथा केस, ये पहला केस था हमारा, ये सेकंड केस हुआ। इस केस में हमने बताया क्या, कि कोई चालक छड़ जब इस प्रकार से गतिमान होती है कि वेग और लंबाई दोनों एक दूसरे के लंबवत नहीं है, बल्कि वेग, किसका वेग, चालक छड़ का वेग, चालक छड़ के वेग और लंबाई एल के बीच में कोई कोण बना हुआ हो, तो उसका विद्युत वाहक बल इतना होगा। और अगर ये ऐसे चल रही है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कट नहीं कर रही है, तो फिर इसके सिरों पर कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। ऐसे ही आपको कई बार क्वेश्चन देगा कि किसी, सपोज करिए आपको कोई एक मैग्नेटिक फील्ड दिया है और उसमें चालक छड़ एकदम बिल्कुल सीधी नहीं दी है, कोई तार है मोड़ के दे दिया है, थोड़ा सा वो कहीं से बीच में से मुड़ गया है, उसके भी सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा क्या? तो जवाब है यस। लेकिन शर्त वही है कि उसी तरीके से गतिमान हो। किस तरीके से? कि वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कट कर रहा हो। ऐसा ना हो कि वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कट ही नहीं कर रहा है। तो जब तक वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कट करता रहेगा, तब तक उस चालक के सिरों पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम बार बार नाम आपको याद दिला रहे हैं, क्या कहेंगे, गतिक विद्युत वाहक बल। हमने कहा कि कोई आपके पास में एक रैंडम शेप का ऐसा है, कोई भी तार है, चालक छड़ है, इसके नाम हमने रखे, ये है जे, यहाँ इसका नाम फिर के, ये थोड़ी सी शेप और मुड़ गई इसकी एल, और ये है एम। अब लंबाई तो हम इस चालक छड़ की देखें, पूरी यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लंबाई है चालक तार की, पर ये इस पथ पर निर्भर नहीं करता है। जब भी हम गतिक विद्युत वाहक बल की बात करेंगे, वो केवल एंड पॉइंट्स जो हैं, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, इस बात पर निर्भर करेगा।
मीन्स ये वाली लंबाई लिखी जाएगी। ये कितनी होगी, जे और एम के बीच की जो एक लंबाई है एल, वो वाली बन जाएगी। अब हम इसमें देखें, इसको सपोज करिए हम इस दिशा में चला रहे हैं, कितने चाल से, v चाल से। तो इस चालक तार के सिरों पर विद्युत वाहक बल भी कितना आएगा, E इज इक्वल टू E किस किस के बीच में, J और M के बीच में। E क्या है, विभवांतर है। वैसे ये कभी कुछ बच्चे इसको इलेक्ट्रॉन का आवेश मान लेते हैं, विभवांतर है ये, और इस विभवांतर का नाम हम दे रहे हैं गतिक विद्युत वाहक बल। तो E, J और M, J और M दोनों सिरों के बीच में विद्युत वाहक बल कितना होगा, B, V और L कौन से वाली, L कहाँ से कहाँ तक, J और M के बीच का जो डिफरेंस होगा वो वाला लेंगे। ये पूरा नहीं, J, K, L, M ये पूरी लंबाई नहीं लेंगे, केवल कहाँ, जो इसके एंड पॉइंट्स हैं उनके बीच की जो विस्थापन होगा या मिनिमम डिस्टेंस होगी वो लंबाई ली जाएगी। ठीक है, जैसे इस पर एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग कि कहीं आपके पास में ये इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक तार को मोड़ा गया है अर्धवृत्ताकार रूप में, ये कैसा है, अर्धवृत्त के रूप में। इसकी त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक r। तो ये अगर हम लंबाई इस पूरे की देखें तो ये कितनी होगी, ये कितनी होगी, पूरी जो पूरी परिधि होती है वो तो 2 पाई r होती है, और ये लंबाई कितनी होगी, पाई r। हमने कहा कि ये पॉइंट A है या B, तो हम चुंबकीय क्षेत्र माने हुए हैं, यहाँ तो नाम दे देते हैं इसका, ये एंड C है, यहाँ D है और ये E। तो C और E के बीच विभवांतर अगर हम पूछें, विभवांतर माने गतिक विद्युत वाहक बल, E किस किस के बीच में, C और E के बीच में। अभी हम ये कह रहे हैं कि पूरी लंबाई नहीं ली जाएगी इसके, और इसको हम गतिमान कैसे करा रहे हैं, V वेग से ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत भी है ये और इस लंबाई के भी लंबवत है। तो कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र B कितने चाल से चल रहा है, V से। अब लंबाई कौन सी लेंगे, C और E, इन दोनों सिरों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी दैट इज कितनी होगी, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर कितना होता है, व्यास 2r। तो यहाँ कितना लिख लेंगे, लंबाई की जगह 2r। तो इस वाले स्थिति में ECE कितना होगा, 2BV इंटू r। उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि ये जितने उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूँ ये समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कहीं डाउट लगता है कि कोई उदाहरण आपको समझ में नहीं आया है या कोई और नया क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है या कहीं किसी बुक में मिलता है तो उसको आप पूछ सकते हैं। और अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आप एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि जो पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें समझ आ रही हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं या यूँ देखते हैं कि ये अभी तक तो हम जो चला रहे थे चालक छड़ को वो एक ओपन एंडेड था, मतलब उसके सिरे खुले हुए थे। अब हम क्या करेंगे, इस तार को घुमाएंगे और घुमा करके एक कुंडली बना लें। एक तरीका तो ये है, या फिर ऐसा होता है कि कोई स्लाइडिंग होती हैं, स्लाइड्स होती हैं, ये स्लाइडिंग रेल होती हैं जिनके ऊपर से तार को खिसकाया जा सकता है, तब भी एक बंद परिपथ बन जाता है। शायद ये बात समझ में नहीं आई होगी, तो अब हम देखते हैं। गतिक विद्युत वाहक बल के कारण जो धारा उत्पन्न होगी जिसको हम नाम कहेंगे प्रेरित धारा, और प्रेरित धारा की भी शर्त ये है इस स्थिति में कि जो आपके पास में परिपथ है वो पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण होने का मतलब ये है कि बंद परिपथ होना चाहिए, क्योंकि यदि आपके पास में परिपथ खुला हुआ है तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। ये बात हमें पता है ना। धारा प्रवाहित होने के लिए क्या चाहिए, बंद परिपथ। हमने क्या किया, इस बार ऐसा देख लेते हैं कि ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है B। हमने एक बंद लूप लिया है, ऐसा है। इसमें यह हमने कोई एक प्रतिरोध जोड़ दिया, और इसका नाम हम रख देते हैं A B C। फिर वही दिक्कत होगी आपको, नाम इसका कुछ
अलग रख लेते हैं। ये प्रतिरोध है R, तो नाम रखा हमने इसका K L M और ये N। देखो बच्चों, हमने कहा कि इस लूप को हम इधर चला रहे हैं, कितने चाल से, V चाल से कोई एक बाह्य बल लगाया और इसको हम चला रहे हैं। इस बार में अब हम बात कर रहे हैं गतिक विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा। इसकी दिशा की भी हम बात करेंगे। यहाँ आपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पहले पढ़ा हुआ है, यहाँ फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आएगा, उसको चेक करेंगे। अब हम इसको जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे, अभी इसमें से 1 2 3 फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। कुछ देर के बाद हो सकता है ये यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए ऐसे, तो इसमें से ज़्यादा फील्ड लाइंस पास होने लगेंगी। जब इसमें से ज़्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी तो इसका मतलब यह है कि फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो गया। और जब भी कहीं फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और बंद कुंडली आपके पास होती है तो उस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। पता है ये बात? या यूँ कहिए कि कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो अब हम इसको चला रहे हैं। यहाँ से ध्यान से देखें अगर हम कि इसमें जो ये वाला है KN एक चालक छड़ है या चालक तार है, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है ऐसे। हमने मान लिया कि इसकी लंबाई ये है L और इसकी चौड़ाई हो गई है P। ये एक वर्गाकार लूप हमने लिया है। जब हम इसको चलाएंगे तो ये जो चालक छड़ है ये तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कट करते हुए आगे बढ़ेगा। ये वाला जो KL है ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कट नहीं कर रहा है। अभी इस वाले में हमने देखा था कि इसके सिरों पर कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, इसके कारण भी कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, इसके कारण हो जाएगा। तो जब हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे ऐसे, तो इसके सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो ये वाला सिरा है K, इसका विभवांतर या विभव इसका ज़्यादा होगा, इस वाले का विभव कम हो जाएगा। तो हम इस चालक छड़ को हटा करके क्या बना सकते हैं, यहाँ एक बैटरी बना सकते हैं। तो जब ये ऐसे प्रवेश करेगा चुंबकीय क्षेत्र में जब प्रवेश कर रहा होगा, जब आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, तब देखिए क्या होगा। जब ये प्रवेश कर रही है तो इसका जो ये सिरा K वाला है, इसका विभव ज़्यादा होगा। V लिख देता हूँ मैं विभव को, V के ज़्यादा होगा किससे, VN से। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इस चालक छड़ को हटाकर एक बैटरी बना सकते हैं। कैसे? ऐसे क्या बना देता हूँ, दिखाई दे रहा है? और मैंने कहा कि ये विद्युत वाहक बल है कितना, यहाँ E, ये प्रतिरोध कितना R। अब अगर हम इस चालक जो ये बंद हमने कुंडली बनाई है, इसमें हम बात करें धारा की, तो धारा किस तरफ इसमें प्रवाहित होगी, बैटरी के उच्च विभव वाले सिरे से धारा प्रवाहित हो जाती है। और ये धारा कौन सी होगी, प्रेरित धारा। तो फिर अगर हम प्रेरित धारा की बात करें, तब प्रेरित धारा कितनी होगी, प्रेरित धारा की दिशा इसमें ये आ जाएगी ऐसे, और होगी कितनी, I इक्वल टू ओम के नियम से, या फिर आप KVL लगा दें। KVL में क्या होता है, अच्छा कुछ बच्चों को हमें लगता है KVL में समस्या है। अगर आप KVL नहीं लगाना जानते हैं किसी भी बंद परिपथ में तो मुझे बता दीजिएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे आपके लिए। कितना होगा, हम ऐसे लूप में चल रहे हैं, धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, यहाँ से यहाँ जाने पर विभव का मान बढ़ जाएगा और बढ़ते हुए विभव को हम लिखते हैं पॉजिटिव। फिर यहाँ विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ प्रतिरोध पर आकर विभव बदल जाएगा। धारा की दिशा में जा रहे हैं तो धारा की दिशा में विभव कम हो जाता है, कम होते हुए को माइनस लिखते हैं और यहाँ विभव पतन कितना हो जाएगा, I इंटू R। और इसके बाद जिस बिंदु से हम चले थे वहीं पहुँच गए हैं बराबर 0। तो I आ जाएगा यहाँ से कितना, E अपॉन R। और ये E कितना होगा,
गतिक विद्युत वाहक बल कितना, E = B V, और ये लंबाई कितनी है इसकी, L/R। अब ये तो तब की कहानी थी जब ये प्रवेश कर रहा है। सेकंड सिचुएशन देखिए, हो सकता है ये कुछ देर के बाद यहां आ जाए, यहां मान लेते हैं हम इसको। अब जब ये यहां होगा तो ये जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहां आगे बढ़ता जाएगा, तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसमें से बाहर निकल जाएंगी, आगे इतनी प्रवेश कर जाएंगी। अब इसके मान, फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसमें कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। एक बात तो हम ये कह सकते हैं। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि दोबारा डायग्राम बना लेते हैं, ये इस वाले को हटा दे रहा हूं मैं यहां से। कहीं आपको स्पीड कम लगती है तो वहां आप 2x पे करके वीडियो को अपनी देख सकते हैं। सपोज करिए कुछ देर के बाद यहां आ जाती है लूप, चला रहे हैं ना इसको। अब जब ये यहां से आगे बढ़ेगी तो ये वाली फील्ड लाइंस तो इस कुंडली से बाहर हो जाएंगी, यस। लेकिन जैसे ये बाहर होंगी, इन वाली में फिर ये वाली अंदर आ जाएंगी इसके। तो अब फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अब इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, या यूं कहिए कि विभवांतर नहीं बन पाएगा। और जब विभवांतर नहीं बनेगा तब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये कुंडली वही है, K, L, M और N। अच्छा, इस वाले को एक बार आप दोबारा देखिए। जब ये कुंडली बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश कर रही है, ये तो हमने देखा था प्रेरित विद्युत वाहक बल वाले उदाहरण से। हम इसमें लेंज का नियम लगा के देखेंगे धारा की दिशा, जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा क्या बनेगी। इस कुंडली को हमने इधर घुमाया, तो जब ये अंदर की इधर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, तो इस कुंडली से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है, जो कि अंदर की तरफ को है, वो बढ़ रहा है। ये कुंडली जैसे जैसे इस चुंबकीय क्षेत्र में अंदर की तरफ आएगी, तो अंदर की तरफ जाने वाला चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। और कुंडली की तो आदत है क्या, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करना है। तो अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ये फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करेगी। इसका मतलब क्या होगा कि ये फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगी। और फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी जो इस चुंबकीय फ्लक्स का विरोध कर सके। अंदर की तरफ चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है जब कुंडली अंदर आ रही है, तो कहेगी कि एक काम करो भाई, एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनाओ जो इस बढ़ते हुए फ्लक्स का विरोध कर सके। कि अच्छा, किधर को बढ़ रहा है, अंदर की फ्लक्स के अंदर की ओर, कि तुम एक काम करो, बाहर की तरफ एक फ्लक्स बना देते हैं। तो यदि इसको बाहर की तरफ एक फ्लक्स बनाना है तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ होना चाहिए। और दाएं हाथ के नियम से हमें पता है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ आएगा तो इसमें धारा एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, जो कि किससे भी आई थी। जब हमने यहाँ एक बैटरी बना के अभी दिखाई थी, अभी जो डायग्राम ये वाला हटाया था, उसमें जो ये सिरा K था इसका विभव ज़्यादा था और सिरा N का विभव कम था, तो उससे भी धारा इसी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रही थी। तो लेंज के नियम से भी ये बात तय हो जाती है कि यहाँ धारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। अब इसका दूसरा उदाहरण देखिए। ऐसे ही इस कुंडली को जब हम ऐसे बाहर, यहाँ से बाहर निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र से, जब ये बाहर निकल रही होगी, अब क्या होगा, ये K है, ये L है, सॉरी इधर N है, L है और ये M है, और यहाँ रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। इस वाले में भी यहाँ रेजिस्टेंस जोड़ लीजिए आप। ये रेजिस्टेंस R है, लंबाई इसकी L है और ये चौड़ाई B है। अब ये वाला जो तार का भाग है, ये इस कुंडली का भाग है, सॉरी LM, ये बाहर इधर जा रहा होगा, ये इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कट कर रहा होगा। अब जो ये तार है LM, इसके कारण गतिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कट करते हुए आगे चल रहा है। और अगर हम ये पूछें कि जब ये बाहर की तरफ निकल रहा होगा, इसमें L और M दोनों सिरों में से किसका विभव ज्यादा होगा और किसका विभव कम होगा, तो सेम सिचुएशन है
चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है अभी भी, और ये जो तार है ये अभी भी दाईं ओर चल रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद ये है कि आप यही जवाब देंगे क्या, कि सर जो L सिरा है उसका विभव ज़्यादा होगा और M सिरा है इसका विभव कम होगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, VL ज़्यादा होगा किससे, VM से। अब अगर हम इसको हटा करके यहाँ एक बैटरी जोड़ने की कोशिश करें तो बैटरी कैसे जुड़ेगी, यहाँ ऐसे, लाइक दिस। ये अब धारा की दिशा किधर को होगी, हमें पता है बैटरी के उच्च विभव वाले टर्मिनल से धारा निकलती है, तो धारा क्लॉकवाइज घड़ी की घूमने की दिशा में होगी। और आंसर यही आएगा, जो धारा होगी प्रेरित धारा वो अभी भी कितनी आएगी, I BVL अपॉन R, क्योंकि आप किरचॉफ का नियम लगाएंगे तब भी वही आएगा। लेकिन बस अंतर इतना होगा कि जब ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी तब धारा एंटी क्लॉकवाइज थी, और जब ये बाहर निकल रही होगी तो चुंबकीय फ्लक्स में अभी भी परिवर्तन हो रहा है। चाहे आप लेंज का नियम लगा के देख लीजिए, लेंज के नियम से क्या होगा, जब ये बाहर की तरफ निकलेगी तो ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ को है, तो इसका कुंडली को महसूस होगा कि बाहर की तरफ हम जा रहे हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी हो रही है। ये पूछेगी किधर को हो रही है चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी, तो कहेंगे साहब अंदर की ओर, कि फिर विरोध करो इस बात का। अब जब ये फ्लक्स कम हो रहा है तो इसका विरोध करने का मतलब क्या हुआ, तो इसका जवाब होगा कि अंदर की तरफ एक फ्लक्स बढ़ाओ। अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ाने का मतलब ये होगा कि अंदर की तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाओ, और अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाने का मतलब ये होगा कि इसमें धारा एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रवाहित होने लगेगी। तो इसमें धारा कैसे बहेगी, अब ऐसे, चाहे आप लेंज के नियम से देख लीजिए, और चाहे गतिक विद्युत वाहक बल में आपको बताया था क्या, कि कौन से सिरे का विद्युत वाहक बल ज़्यादा होगा, कौन से सिरे का विभव ज़्यादा होगा और कौन से का कम होगा। ये उदाहरण भी उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ आ गया होगा। तीसरा और भी इस तरीके के आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक शब्द चलता है यहाँ रेल। रेल का मतलब बच्चे समझते हैं रेलगाड़ी, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। रेल दरअसल पटरियां जो होती हैं जिसके ऊपर से गाड़ी चल रही होती है उसको हम पटरियों को रेल बोलते हैं, जिसके ऊपर से हम किसी चीज़ को स्लाइड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रेल। और जो उसके ऊपर से चलने वाली गाड़ी होती है उसको हम रेलगाड़ी बोलते हैं। अब सपोज करिए आपके पास में एक यू शेप की कोई रेल है। अभी हम पिछली बारी में हम कुंडली बनाए थे, इस बार हम रेल बना लेते हैं। यहाँ ये यू शेप की है, और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र मैंने मान लिया ये बाहर की तरफ है, ऐसे डॉटेड है, नहीं तो बच्चे कहेंगे हर बार क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, एक ही बात रटी रटाई है। वो बनाने में मज़ा आता है असल में, इसलिए बना देते हैं। और आप लोग बनाएंगे या बचपन में बनाते थे तो कॉपी पे इसी बात पे मार पड़ जाती थी, ये पढ़ने जाते हो तुम, ये सब निशान बनाएंगे, ये पढ़ रहे हैं, काटी काटी बना रहे हैं। ऐसा है चुंबकीय क्षेत्र। ये रेल जो मैंने बनाई है ये चालक पदार्थ की बनी हुई है, चालक छड़ मतलब चालक पदार्थ इसमें लगा हुआ है, ऐसे है। इसके ऊपर से हमें कोई चालक छड़ यहाँ रख रहे हैं, सपोज करिए ये रखी गई है। और इसको हम मूव करा रहे हैं अभी भी राइटवर्ड डायरेक्शन में। इस चालक छड़ का हम नाम रख देते हैं जे, और ये के, ये यहाँ एल या एल यहाँ मान लेते हैं, और ये है एम। इसकी लंबाई फिर हमने वही मान ली, सपोज करिए एक्स मान लेते हैं इस बार, ठीक है। जब इसको इधर चलाएंगे तो, और कह दिया इसने कि जो ये चालक, क्योंकि चालक छड़ है इसका भी अपना एक प्रतिरोध होगा कुछ, तो हमने कहा कि भाई इसका प्रतिरोध आर मान लेते हैं। चालक छड़ का माना प्रतिरोध कितना है, माना चालक छड़ कौन सी है, जे के का प्रतिरोध आर है। देखिए कई सारी बातें इसमें पूछी जाएंगी, कई सारी मजेदार कहानी बनेगी।
तो हम इसको इधर चला रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ये कट करते हुए चलेगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे है बाहर की तरफ डॉटेड। जब इसको हम ऐसे खींचेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कट करते हुए चलेगा। जब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कट करते हुए चलेगा तो फिर वही गतिक विद्युत वाहक बल आ जाएगा। लेकिन इस बार ट्विस्ट ये है, क्या अभी भी जो जे सिरा है इसी का विभव ज़्यादा होगा या के का होगा? अब या तो इसके लिए आप जो पहले वाली वीडियो में हमने बताया था पूरा प्रोसेस और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगा के देखा था, या तो उससे चेक कर लीजिए। कैसे? एक बार आपको मैं रिकॉल करा देता हूं। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ को है, ऐसे मान लेते हैं, उसमें कोई चालक छड़ हम थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं जिससे कि आपको आसानी से दिख जाए। देखो, इसमें बताया था मैंने, चालक है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होंगे, धनायन भी होंगे। तो कुछ ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है लाइक दिस, कोई एक धनायन है ऐसे, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इतना ही पोर्शन जितना दिखाई दे रहा है उतना कोई हम मान लेते हैं। जब हम इसको इधर चलाएंगे तो ये धनायन भी और इलेक्ट्रॉन भी दाईं तरफ को चलेंगे। जब ये दाईं तरफ को धनायन चलेगा तो धारा इसके कारण तो इसी तरफ प्रवाहित होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब इधर चलेगा धारा बाईं ओर को प्रवाहित होगी। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हमें पता है क्या, कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक छड़ होता है या कोई तार होता है या धारा प्रवाहित हो रही होती है बेसिकली, तो उसके कारण उस छड़ पर या उस आवेशित कण पर जो बल लगता है उसके लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बार बार आपको रिकॉल करा दें। ऐसे ही देखते हैं हम, अंगूठे को और दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैला लेते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, ये धारा की दिशा को, और अंगूठा बल को प्रदर्शित करता है। यहाँ हम देखें धनायन पर बल किधर को लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र इस बार बाहर की तरफ को है ऐसे, तो ये वाली उंगली तो बाहर की तरफ हो गई है। धनायन इधर चलेगा तो धारा भी इसी दिशा में प्रवाहित होगी। चलिए, धारा को हमने इसी दिशा में प्रवाहित कराया तो अंगूठा नीचे की तरफ जाएगा। इसका मतलब अंगूठा क्या बताएगा? चालक पर लगने वाले बल की दिशा को या इस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को। तो धनायन किधर जाएगा? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है उंगली बाहर की तरफ, ऐसे देख लीजिए यहाँ से। और धनायन उधर चल रहा है तो धारा भी उसी दिशा में, और अंगूठा चालक पर या इस धनायन पर या धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को बता रहा है, तो धनावेश इस बार नीचे की तरफ चलेंगे। तो यहाँ ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो जब इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं तो धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी, किधर? बाईं ओर। चुंबकीय क्षेत्र फिर बाहर की तरफ को ऐसे ही है। धारा इस बार इलेक्ट्रॉन के कारण इधर को है, और अंगूठा चालक पर लगने वाले या इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल को बताएगा। तो इलेक्ट्रॉन पर बल ऊपर की तरफ लगेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? यहाँ। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो इस वाले सिरे पर विभव कम होगा, नेगेटिव होगा, और इस वाले सिरे पर विभव ज़्यादा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस चालक छड़ में भी हम देखें तो क्या होगा, इसका जो के सिरा है इसका विभव ज़्यादा होगा और जो जे सिरा है इसका विभव कम होगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं क्या, कि वी के ज़्यादा होगा वी जे से। इस बार बदल गई है कहानी। अब हम जब इसको चला रहे हैं तो बताया था आपको कि इस चालक छड़ को हटाकर हम क्या बना सकते हैं? बैटरी बना सकते हैं। तो यदि आप यहाँ एक बैटरी बनाएं और इसको सर्किट बना के दिखाएंगे तो सर्किट कैसा बनेगा? इसको हटाएंगे, एक बैटरी या सेल बना देंगे और ये बाकी का धूमकत्म आपका रह जाएगा लाइक दिस। इस बार ये टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव और ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये ऐसे बन जाएगा। इसमें धारा इस बार ऐसे प्रवाहित होगी नीचे की तरफ। अब इसका जो प्रतिरोध था R बोला हुआ है तो हम ये प्रतिरोध R लगा लेंगे यहाँ। इसमें भी आप धारा बता सकते हैं। तो ये इसलिए बताया था कि यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल दें तो क्या धारा और विद्युत वाहक बल की दिशा बदल जाएगी? तो जवाब है यस। अब एक बात ध्यान दो बच्चों, जब ये चालक छड़ इधर चला रहे हैं तो इसमें धारा नीचे की तरफ प्रवाहित होगी आई। इस डायग्राम से भी आपको पता चला है। और अगर आप इससे नहीं देखना चाहते हैं, लेंज के नियम में आप परफेक्शन पा गए हैं, परफेक्ट हो गए हैं, तो आप लेंज के नियम से देख लीजिए। लेंज के नियम से भी यही आएगी, ये प्रेरित धारा है। अब यहाँ एक ट्विस्ट और खड़ा हो जाता है। इस चालक छड़ में धारा प्रवाहित हो रही है। हमने ये भी पढ़ा है कि जब कहीं
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक होता है तो उस पर बल लगता है और जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय बल। अब इसमें जो चालक है इसमें धारा प्रवाहित हो गई है और ये चालक चुंबकीय क्षेत्र में भी है, तो इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? Fm I B L sin थीटा, या फिर Fm इज इक्वल टू I L क्रॉस B। और इसी Fm की हम बात कर रहे थे कि ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम बता देते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जब देखेंगे आप इस चालक छड़ पर, देखो फ्लक्स परिवर्तन के कारण इसमें धारा प्रवाहित हुई है। अब जो ये धारा प्रवाहित हो गई है उस धारा प्रवाह के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र जो था यहाँ, ये इस पर बल लगाएगा और वो बल किधर को लगेगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब देखो चालक छड़ में धारा किधर को है? नीचे की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र किधर को है? बाहर की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ इस वाली उंगली से, धारा नीचे की तरफ इस वाली उंगली से, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। तो इस चालक पर बल किधर को लगेगा? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पर एक इधर को बल लग रहा है, कौन सा? Fm। क्या सर इधर नहीं बल लग रहा है? हाँ इधर भी लग रहा है। इधर जो बल हमने लगाया था इसको v वेलोसिटी से चला रहे थे, वो बल था बाह्य बल, F एक्सटर्नल, F एक्सटर्नल। और यदि ये चालक छड़ एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है या नियत चाल से चल रही है तो Fm और F एक्सटर्नल दोनों बराबर होते हैं। कब? जब V क्या है? कांस्टेंट है। और ये Fm कितना होगा? I, कौन से वाली? प्रेरित धारा, चुंबकीय क्षेत्र B इंटू L। और चूंकि यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री है तो Fm ये हो जाएगा। और जब यहाँ रेजिस्टेंस है ये वाला, एक विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हो गया, कितना? E, और E इक्वल टू कितना? B V L। तो हमें यह भी पता है कि जब किसी प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती है तो वहाँ शक्ति अक्षय होता है। तो आपसे यहाँ शक्ति अक्षय भी पूछा जा सकता है कि शक्ति का अक्षय कितना होगा या ऊर्जा ह्रास कितना होगा। और ये जो बैटरी बनी थी ये शक्ति इसको दे रही है, किसको? विद्युत प्रतिरोध को। तो दो चीज़ें यहाँ और पूछी जाती हैं कि इस विद्युत वाहक बल के द्वारा प्रदान की गई शक्ति, तो वो निकालने के लिए आप P इक्वल टू V इंटू आई होता है वैसे तो, पर हम यहाँ क्या करेंगे? V के स्थान पर हमें पता है E है तो E इंटू आई हो जाएगा। और इसमें जो प्रतिरोध है इसमें शक्ति अक्षय, तो वो होगा P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। आई का मान आप निकाल चुके हैं, कितना? BVL अपॉन R। तो वो शक्ति अक्षय निकल जाएगी। आज की वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, बाकी कुछ और क्वेश्चन हैं इस पे, वो आपको हम बाद में चर्चा कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको अलग से शॉर्ट वीडियो बना करके उस पर दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद वीडियो में भी ब्लिंकिंग हो रही है थोड़ी सी, तो मैं भी यही रोक दे रहा हूँ। बाकी इस पर कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, आप लोग कोशिश करिए, नहीं होते हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।